वंदे मातरम साथियों। भारतीय अर्थव्यवस्था के सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। चैप्टर 5th के क्लास 8th में चैप्टर 5th भारत में नियोजन यानी प्लानिंग इन इंडिया से संबंधित है। और इस क्लास में आज का हमारा टॉपिक होने वाला है समावेशी वृद्धि यानी इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ का ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और इकोनॉमी का जो सिलेबस है जिसको मैंने आपके साथ डिस्कस किया भी था, वहाँ पे आपने देखा होगा, ये इंट्रोडक्शन क्लास था, वहाँ भी मैंने इंक्लूसिव ग्रोथ यानी समावेशी विकास तथा इससे उत्पन्न विषय इसके बारे में समझाया भी था सिलेबस को समझाने के दौरान। अगर इस वीडियो को आप लोगों ने नहीं देखा है तो इसको जाके जरूर देख लीजिए। ये इंट्रोडक्शन क्लास है यानी पहला क्लास है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं समावेशी वृद्धि। तो सबसे पहली बात तो समावेशी वृद्धि कहते किसको हैं? इंक्लूसिव ग्रोथ, यहाँ जो टर्म है उसी से स्पष्ट हो जाता है कि ग्रोथ यानी कि विकास या समृद्धि की वैसी प्रक्रिया जिसमें इंक्लूसिवनेस को महत्व दिया जाए, यानी कि सबको समेटने की बात की जाए। वृद्धि या विकास का फायदा सबको हो, वृद्धि या विकास की प्रक्रिया में सभी शामिल हों, सभी वर्ग के लोग, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, हर एक जाति धर्म संप्रदाय, सभी तरह के लोग जो है, चाहे सामाजिक दृष्टिकोण से या आर्थिक दृष्टिकोण से, सभी तरह के लोगों का जब समावेशन होता है तो वैसे वृद्धि को हम लोग समावेशी वृद्धि कहेंगे। परिभाषा के अनुसार अगर देखें तो वृद्धि की एक ऐसी प्रक्रिया जो सबके लिए अवसर की समानता सुनिश्चित करती हो, ठीक है। इसको लेकर के आज हम लोग डिस्कस करेंगे और ये बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। कई बार यूपीएससी के मेंस परीक्षा में इससे संबंधित सवाल पूछे गए हैं। तो देखिए, आर्थिक सुधारों की समीक्षा के दौरान 2000-2001 में भारत सरकार अर्थव्यवस्था में समावेशिता को लेकर के कुछ गंभीर हुई। वैसे ऐसा नहीं है कि इसके पहले समावेशी जो एक अवधारणा है उसको महत्व नहीं दिया जाता था, उसको पहले भी महत्व दिया जाता था। वास्तविकता तो यह है कि वृद्धि और विकास की कोई भी प्रक्रिया जो है समावेशिता के बिना तो हो ही नहीं सकती है। खास करके भारत जैसे एक वेलफेयर कंट्री में, जो घोषित तौर पे वेलफेयर कंट्री है, वहाँ हमेशा से इंक्लूसिवनेस को महत्व दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा होगा कि विकास की प्रक्रिया जो है या वृद्धि की प्रक्रिया वो गैर समावेशी हो जाए, समावेशिता को उसमें महत्व ना दिया जाए। लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पे तो ऐसा हो ही रहा था, लेकिन प्रत्यक्ष तौर पे 2000-2001 में जब योजनाओं की समीक्षा की जाने लगी तब पता चला कि विकास का फायदा कुछ खास वर्ग के लोगों को ही मिल रहा है, सबको नहीं मिल पा रहा है। तो सरकार ने फिर विशेष रूप से ध्यान देते हुए समावेशिता को महत्व देना प्रारंभ किया, ठीक है, क्योंकि ये पाया गया कि विकास का फायदा जो है ये उच्च संपत्ति सृजन या अर्थव्यवस्था की तीव्र गति, इन सब का फायदा कुछ ही वर्ग को मिल रहा है, सबको नहीं मिल पा रहा है, नहीं पहुंच सका है। ये यहाँ पहुंच, ठीक है, नहीं पहुंच सका है। अब देख लीजिए कि इंक्लूसिव ग्रोथ को और अच्छे से समझने के लिए, वैसे आज का पूरा क्लास इंक्लूसिव ग्रोथ पे ही है, लेकिन इसको और बेहतरीन तरीके से आप समझ सकें इसके लिए आप देख लीजिए एक इंडेक्स है, उसको कहते हैं IGI, ठीक है। IGI यूनाइटेड नेशन से संबंधित है, अंकटाड से, UNCTAD मतलब यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट का IGI है, IGI यानी इंक्लूसिव ग्रोथ इंडेक्स। तो उसके हिसाब से IGI के 4 पिलर्स हैं। ये हमारे लिए भी काम का है, एक तो अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने ऐसा कहा है, इसके लिए भी महत्वपूर्ण है और एक तो समझ बढ़ाने के लिए भी, ठीक है। इसमें 4 चीजें होनी चाहिए। पहली बात तो इकोनॉमी की बात, दूसरी बात लिविंग कंडीशन, इक्वलिटी, इसके अलावा इन्वायरमेंट को बाद में जोड़ा गया है। तो ये 4 चीजें मिल करके उसके हिसाब से इंक्लूसिव ग्रोथ होता है, उसका इंडेक्स फिर निकाला जाता है। इन 4 चीजों का और विस्तार आप यहाँ देख सकते हैं कि इकोनॉमी में किन किन चीजों को महत्व देने से रिलेटेड अंकटाड का ये IGI है। तो इसमें GDP, नेशनल इनकम, पावर कंजम्पशन, एम्प्लॉयमेंट, ट्रेड, उसी तरह से लिविंग कंडीशन में सोशल और हेल्थ कंडीशन और लॉजिस्टिक और फाइनेंस को लिया गया। इक्वलिटी में लेबर पार्टिसिपेशन यानी मुख्य रूप से महिला और पुरुष के संदर्भ में यहाँ इक्वलिटी की बात की गई है। इनकम इनइक्वलिटी, स्कूल एनरोलमेंट, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, जेंडर, सोशो रिप्रोडक्शन। इसके अलावा इन्वायरमेंट में आप देख सकते हैं कुछ चीज़ों को लिया गया है, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। इससे भी आप समझ सकते हैं कि इंक्लूसिव ग्रोथ का जो दायरा है वो किस स्तर पर विस्तारित है। आगे हम बढ़ते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। 11वें पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में समावेशी वृद्धि को लेकर के एक स्पष्ट नीति सामने में आई।
12वीं योजना में और इस नीति में हम और ज्यादा विस्तार देखेंगे, लेकिन 11वीं योजना में इसको लेकर स्पष्ट एक नीति बन पाई, जिसमें वंचित व सीमांत वर्गों, हाशिए पर पड़े वर्गों यानी कि मार्जिनल ग्रुप ऑफ सोसाइटी, समाज का एकदम से जो किनारे वाला वर्ग है उसको हाशिए पर पड़ा वर्ग कहते हैं, जिसमें से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा, अल्पसंख्यक वर्ग, महिलाओं आदि के वृद्धि व विकास को की प्रक्रिया में इन सब वर्गों को शामिल किया जाए। ये बात जो है 11वीं योजना में विशेष तौर पे फोकस करके कहा गया, यानी 2007 से लेकर 2012 तक जो हुआ होगा उसमें इस पे विशेष फोकस किया गया। इसके अलावा जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी उसमें तो इंक्लूसिव ग्रोथ को इतना ज्यादा महत्व दिया गया कि इस योजना का जो स्लोगन था उस स्लोगन में ही ये शामिल था, तीव्रता, धारणीय व अधिक समावेशी वृद्धि। ऐसा 12वीं पंचवर्षीय योजना के स्लोगन का ये पार्ट है, ठीक है, स्लोगन है ये। तो उसमें देखिए समावेशी वृद्धि को इतना महत्व दिया गया। तो अभी तक हम लोग ये देख रहे थे कि समावेशी वृद्धि को कितना ज्यादा महत्व जो है धीरे धीरे करके दिया गया है। इससे संबंधित और भी बहुत सारी योजना और अन्य चीजों को हम देखेंगे। समावेशी वृद्धि के रणनीति में जीडीपी को साध्य के रूप में, मतलब एकदम से अंतिम लक्ष्य जो है जीडीपी ही नहीं होता है समावेशी वृद्धि के अवधारणा में, बल्कि ये क्या होता है कि मात्र साधन होता है। तो जीडीपी ग्रोथ अगर हो रहा है तो वो मात्र एक साधन है। उस ग्रोथ का इस्तेमाल करके हमें सभी वर्गों के विकास के लिए क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। ये बात है, ठीक है। आगे हम देखते हैं समावेशी वृद्धि के लिए सरकार की, विशेष करके केंद्र सरकार की क्या नीति है। तो इसकी नीति को दो भागों में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। एक तो अल्पकालिक नीति है, यानी कि शॉर्ट टर्म पॉलिसी है। इसको चाहो तो आप अंग्रेजी में भी कुछ चीजों को शॉर्ट टर्म की पॉलिसी क्यों है। वास्तव में शॉर्ट टर्म पॉलिसी का लक्ष्य तो यहां आप देख सकते हैं कि वंचित व सीमांत वर्गों के लिए अनिवार्य वस्तुओं व सेवाओं की उपलब्धता, मतलब तत्काल जो जीवन की रक्षा के लिए जिन चीजों की आवश्यकता है तो उससे संबंधित बहुत सारी स्कीम्स, बहुत सारे कार्यक्रम, तो ये अल्पकालिक नीति के अंतर्गत आते हैं। दीर्घकालिक नीति जो है ये सस्टेनेबिलिटी की बात करेगा, यानी कि अगर समावेशन हो रहा है तो वो लंबे समय तक टिका रहे, तो उसके लिए दीर्घकालिक नीति भी है सरकार के पास। इसका लक्ष्य है कि लक्षित समूह यानी टारगेटेड ग्रुप्स को आत्मनिर्भर बनाना, और निश्चित तौर पर इसमें धारणीयता का जो संकल्पना है वो है। धारणीयता मतलब सस्टेनेबिलिटी को महत्व यहां दिया गया है। और यहां किसको महत्व दिया गया है, यहां मुख्य रूप से जो वंचित व सीमांत वर्ग है उसके जीवन रक्षा को महत्व दिया गया है, कि अभी जो आवश्यकता है जीवन रक्षा को महत्व यहां, ठीक है। तो दोनों तरह की रणनीति भारत सरकार अपनाती है समावेशी विकास को लेकर के। अब अल्पकालीन नीति को हम लोग देखते हैं और इसके अंतर्गत कौन कौन सी योजनाएं वगैरह चलाई गई उसको भी हम यहां देखेंगे। तो समावेशी वृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अल्पकालिक नीति के अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्रों में कुछ केंद्रीय योजनाओं व केंद्र प्रायोजित योजनाओं को शामिल किया गया है। तो पहली बात तो कैटेगरी बनाया गया। तो पहला कैटेगरी है खाद्य व पोषाहार। अब इससे संबंधित कई सारी योजनाएं जो हैं पहले भी चलाई गई थी, अभी भी चलाई जा रही हैं। दूसरा है स्वास्थ्य व शिक्षा स्वच्छता, इसके लिए कई सारी योजनाएं चलाई गई हैं, अभी भी चलाई जा रही हैं। आवास के लिए उसी तरह से कई सारी योजनाएं, पेयजल, शिक्षा, इन सब के लिए जो है अलग अलग स्तर पर योजनाएं चलाई जा रही है, कार्यक्रम लागू किए जा रहे हैं, ठीक है। भारत सरकार का ये जो है ये मतलब कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म पॉलिसी का पार्ट है। शॉर्ट टर्म पॉलिसी किस चीज के लिए, तो समावेशी विकास के लिए, ठीक है। लेकिन अल्पकालिक नीतियों की अपनी कुछ कमियां हैं, अपनी कुछ खामियां हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि सीमाएं हैं। देयर इज अ लिमिटेशन ऑफ शॉर्ट टर्म पॉलिसीज। इस तरह के इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए जो शॉर्ट टर्म पॉलिसी है उसकी अपनी कुछ सीमाएं हैं। क्या क्या सीमा है, तो पहली सीमा के बारे में कहता है कि ये सभी योजनाएं जो हैं वो अधिकतर सब्सिडी आधारित हैं, यानी कि सहायता सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। पूरी तरह से जो लोग हैं वो आत्मनिर्भर नहीं हो पाए हैं, बल्कि सरकार पर क्या है, निर्भर हैं, सब्सिडी दिया जा रहा है। तो जैसे मान लो कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम ही है, तो उसमें 1 रुपए, 2 रुपए और 3 रुपए के दर से अनाज मिलता है। अब मार्केट पे तो लोग निर्भर रहे नहीं, सरकार जब उस योजना को अगर बंद कर देगी तो लोग क्या हो जाएंगे, लोग परेशान हो जाएंगे फिर। तो इंक्लूसिव ग्रोथ तो हुआ कि सब लोग, विकास का फायदा सभी लोगों तक पहुंचे, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे, लेकिन जब सरकार इस तरह की योजनाओं से अपना हाथ पीछे खींच लेगी किसी भी कारण से, तो लोग तो भूखे मरने लगेंगे। तो इसीलिए ये कहा जा रहा है कि ये सब्सिडी आधारित योजना 2 स्तर पे खराब है। पहली बात तो ये मार्केट को डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है,
इसीलिए ये दीर्घकाल तक ज्यादा उपयोगी नहीं है। आप जानते हैं कि सब्सिडी की आलोचना, अर्थशास्त्री सब्सिडी की आलोचना करते हैं। ये कहते हैं कि मार्केट को मार्केट के हाल पे छोड़ना चाहिए, मैक्सिमम गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट कम से कम होना चाहिए। लेकिन सब्सिडी के मामले में तो हम देखेंगे कि गवर्नमेंट का रोल बहुत ज्यादा हो जाता है। तो एक तो ये कमी हुई। दूसरी बात है कि लक्षित आबादी को आत्मनिर्भर बनाने में कोई सफलता नहीं मिली। आज आपने जो है मान लो कि 1 रुपए किलो अनाज देना स्टार्ट किया, तो वो 10 साल के बाद, 20 साल के बाद या एक पूरा जनरेशन बीत जाए, तब भी जो है वो वर्ग जिसको मिल रहा था वो फायदा, वो क्या आत्मनिर्भर हो पाएगा? तो नहीं हो पाएगा। अधिकतर सिचुएशन में हम देखें कि नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आत्मनिर्भर भी बन नहीं पाते। तो इस तरह से समावेशी विकास का अल्पकालिक नीति जो चल ही रहा है, ऐसा नहीं कि चलना बंद हो गया है, तो इसकी अपनी कुछ कमियां हैं, कुछ खामियां हैं। अब दीर्घकालिक नीतियों की बात करते हैं। दीर्घकालिक नीति का उद्देश्य होता है कि जनता को, लोगों को आत्मनिर्भर बनाना। ठीक है, और आत्मनिर्भर बनाने का मतलब ही है कि यहाँ जो समावेशी विकास होगा वो धारणीय समावेशी विकास होगा। ठीक है, तो चलिए इसमें देखते हैं कि क्या क्या पॉइंट है। तो पहली बात, तो इसको भी कई वर्गों में डिवाइड किया गया है। एक तो है गरीबी उन्मूलन व रोजगार सृजन संबंधी योजनाएं। बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जिसका उद्देश्य ये नहीं है कि बस लोगों के पास भोजन नहीं है तो भोजन उपलब्ध करवा दिया जाए, कल फिर वो सरकार पर निर्भर, ऐसा नहीं है। प्रयास किया गया कि गरीबी को पूरी तरह से खत्म किया जाए, ऐसी बहुत सारी योजनाएं। इसके अलावा शिक्षा को बढ़ावा देने संबंधी कई सारी योजनाएं, कार्यक्रम, व्यावसायिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देने संबंधी कई योजनाएं व कार्यक्रम, कौशल विकास से संबंधित कई योजनाएं व कार्यक्रम। तो ये नीति जो है ये दीर्घकालिक नीति का पार्ट हुआ कि किस तरह से लोगों को आत्मनिर्भर बनाया जाए, समावेशी विकास को धारणीय बनाया जाए। अब कुछ चीजों को जैसे यहाँ हाईलाइटेड रूप से जो है कौशल विकास और कुछ चीजें हैं, तो कौशल विकास को और एक और है सशक्तिकरण, इन दोनों टर्म्स को और विस्तार से हम लोग यहाँ देख लेते हैं दीर्घकालिक विकास का जो पार्ट है। पहली बात तो कौशल विकास। अब कौशल विकास से संबंधित तो कई सारी योजनाएं पहले भी लागू की गई हैं, अभी भी हैं, लेकिन जो सबसे प्रमुख योजना है वो स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। तो 15 जुलाई 2015 को विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार ने इस योजना को घोषित किया था। तो देखो, कौशल भारत मिशन है, यानी स्किल इंडिया मिशन है, स्किल इंडिया मिशन का ये पार्ट है। ठीक है, इसके अंतर्गत ये है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें टारगेट लिया गया था कि 2022 तक, वैसे अभी जो है सो PMKVY का 3.0 आ चुका है, लेकिन हम उतना विस्तार से नहीं जाएंगे क्योंकि पर्टिकुलर इस योजना के बारे में हमें नहीं देखना है, एग्जाम्पल के रूप में बस आ गया, विस्तार से कभी देखेंगे। तो PMKVY का उद्देश्य 2022 तक बाजार की आवश्यकताओं के अनुरूप 40 करोड़ लोगों को कुशल बनाना है, यानी स्किल्ड बनाना है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट में जिस तरह की स्किल की रिक्वायरमेंट है उस तरह के लोगों को तैयार करना। आज से 20 साल पहले, 10 साल पहले, मतलब जैसे जैसे आप पीछे जाएंगे तो हम देखेंगे कि स्किल का रिक्वायरमेंट मार्केट में पहले कुछ और था, अभी कुछ और है, और आगे आने वाले समय में भी कुछ और हो जाएगा, क्योंकि मार्केट चेंज हो रहा है, तो डिमांड चेंज हो रहा है, स्किलफुल लेबर की जो डिमांड है वो चेंज हो रहा है, स्किल चेंज हो रहा है, तो वैसे लोगों को भी हमें तैयार करना होगा। तो ये बहुत अच्छी योजना है, ये कौशल विकास से संबंधित, ये भी दीर्घकालिक जो समावेशी विकास है उसको बढ़ावा देगा। ठीक है, दूसरी बात सशक्तिकरण। 11वीं पंचवर्षीय योजना जो 2007 से 2012 तक रही, उसके अनुसार समावेशी वृद्धि तभी सुनिश्चित की जा सकती है जब उसमें एक सीमा तक वंचित व सीमांत समूहों के सशक्तिकरण का तत्व भी मौजूद रहे। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और सशक्तिकरण के लिए यानी कि जैसे महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए SC ST या जो भी कमजोर वर्ग है उसके सशक्तिकरण के लिए विभिन्न योजनाएं और कार्यक्रम लागू किए गए। उसमें से एक है कि पंचायती राज संस्थान जो हैं उनमें इन वर्गों के लिए आरक्षित सीट कुछ कर दिए गए हैं, जिससे उनका जो सशक्तिकरण है, एम्पावरमेंट है, वो आसानी से हो सके। तो सशक्तिकरण को समावेशी विकास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग माना गया 11वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, तो समावेशी वृद्धि या विकास की अवधारणा को हम लोगों ने विस्तार से देखा। वैसे इसमें और भी बहुत सारी चीजों को जोड़ा जा सकता है, करंट में अगर कोई चीज आ रहा है तो उसको भी इंक्लूड किया जा सकता है। ठीक है, तो आज का क्लास हम यही खत्म करेंगे। वंदे मातरम IAS टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं। एक पेड व्हाट्सएप ग्रुप है, इकोनॉमिक क्लास सपोर्ट, इसके अंतर्गत आपको PDF और डाउट क्लियरिंग सेशन वगैरह आपको मिलता है। इसमें अगर आपको जुड़ना है तो आप इस नंबर पे अपने डिटेल के साथ व्हाट्सएप करेंगे और इतने पे करने के बाद आप जो है इसमें जुड़ सकते हैं। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। जय हिंद।